नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के शहरों को करीब से देखने की ज़रूरत है। सड़कों पर कारें भरी हैं और आदमी उन कारों में घंटों फंसा हुआ है। हवा की हालत ख़राब है, थोड़ी सी बरसात होती है और शहर डूबने लगते हैं। भारत का ऐसा कोई भी प्रमुख शहर नहीं है जो बचा है, जो ट्रैफिक जाम और प्रदूषित हवा से कराह नहीं रहा हो। हमें लगता है कि यह कोई वक्ती समस्या है, मगर अब यह मान लेना चाहिए कि हमारे शहर दम तोड़ने के कगार पर हैं। इन्हें बेहतर बनाए जाने की बातें अखबारों में ही होती हैं, ज़मीन पर कम ही दिखता है। एक दो प्रयोग सफल होते हैं, उन्हीं को लेकर सारी हर तरह की नारेबाजी हो जाती है। अवसर भी इन्हीं शहरों में है, तो जाहिर है आबादी का दबाव भी यहीं बढ़ेगा। 20 साल से शहर की सुविधाओं का निजीकरण किया गया, शायद और निजीकरण की कोई तरकीब निकाली जा रही होगी, मगर इस प्रक्रिया में निगमों के प्रशासन में जो कमजोरी आई है उससे समस्या और भी बढ़ी है। बेंगलुरु के जनाग्रस्त सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी ने 21 शहरों का सर्वे करने के बाद यह नतीजा निकाला है। हर शहर की अलग अलग पैमानों पर रेटिंग की गई है। इस लिहाज से किसी भी शहर ने बहुत बेहतर प्रदर्शन तो नहीं किया, मतलब आप किसी को भी मॉडल शहर के रूप में पेश नहीं कर सकते। तिरुवनंतपुरम, पुणे और कोलकाता देश के चोटी के शहरों में आए हैं। इस सर्वे में 2015 में दिल्ली 6ठे स्थान पर थी, 2016 में 9वें स्थान पर आ गई है। शहरी प्रशासन के 3-4 बिंदुओं पर दिल्ली का प्रदर्शन खराब है। 1 करोड़ 80 लाख आबादी है दिल्ली की। देश की राजधानी है ये, भोपाल और कानपुर से भी पीछे है। ये सुनकर कानपुर वालों को खुश होने की जरूरत नहीं है। बृहन मुंबई नगर पालिका चुनाव के वक्त हमने बताया था प्राइम टाइम में ही कि कानपुर के पास राजस्व वसूली के कानून मुंबई से बेहतर हैं, मगर यहाँ इस शहर में मकान जितने हैं उसकी अनुपात में, उसके संख्या के अनुपात में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली कम होती है। दिल्ली को नगर योजना के मामले में सबसे अधिक अंक मिले हैं। मुंबई और बेंगलुरु से भी बहुत ज्यादा। मैं बहुत ज्यादा रेटिंग को लेकर उत्साहित नहीं होता हूं, चाहे कॉलेज की रेटिंग हो, चाहे देश की रेटिंग हो। हर रेटिंग एजेंसी के अलग अलग पैमाने होते हैं और अलग अलग रेटिंग होती है। फिर भी इसके बहाने अगर शहरों के प्रशासन, उनकी पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी को लेकर चर्चा करने का मौका मिले तो यहां तक ठीक है। सर्वे में पाया गया है कि किस शहर जितना खर्च करते हैं उसका 37% ही वसूलते हैं राजस्व से। पटना तो जो मेरा शहर है खुद से 17% ही वसूल पाता है। हर मामले में ये पीछे है। इस शहर को भी ऑपरेशन की बहुत जरूरत है। मुंबई, हैदराबाद और पुणे ये 3 शहर हैं जो अपने खर्चे का 50% वसूल लेते हैं, खुद जुटाते हैं। सर्वे में कहा गया है कि भारत का कोई भी शहर लंदन और न्यूयॉर्क का मुकाबला नहीं कर सकता। यह कहते हुए मैं नहीं जानता कि लंदन और न्यूयॉर्क की अपनी क्या नई समस्याएं हैं। इस सर्वे के लिए बनाए गए पैमाने के लिए 10 नंबर रखे गए। भारत के किसी भी शहर ने 4.1 अंक से ज्यादा हासिल नहीं किए, जबकि लंदन और न्यूयॉर्क को इसी सर्वे के पैमाने पर 10 में से 9.4 और 9.7 अंक मिले, जैसे सीबीएसई के रिजल्ट में मिलते हैं 99.9% वाला। किसी भी भारतीय शहर के पास मास्टर प्लान के उल्लंघन को रोकने की ठोस नीति नहीं है। हर शहर में अनधिकृत कॉलोनियां पनप रही हैं। इस मामले में भारत के सभी शहर को 0 अंक मिले हैं। अनधिकृत कॉलोनी और झुग्गियों को पेश करने की अपनी राजनीति है। दिल्ली में ही 60 से 70% लोग झुग्गी जैसी जगहों में रहते हैं। इनका मामला सिर्फ वैध और अवैध के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। बहरहाल अतिक्रमण भी एक सच्चाई है जिसका फायदा गरीब लोगों से ज्यादा अमीर और प्रभावशाली लोग उठाते हैं। जैसे पूरे शहर की सार्वजनिक जगह को लोगों ने अपनी कारों से कब्जा कर रखा है। मोहल्ले के मोहल्ले जाकर देखिए, चलने फिरने की जगह नहीं है, वहां पर लोगों ने उन जगहों पर कारें खड़ी कर दी हैं। हम इस अतिक्रमण को कभी नहीं देखते, ना दिखाई देता है, मगर झुग्गी में रहने वाले लोगों को, चूंकि वो कमजोर हैं और गरीब हैं, उन्हें हम समस्या के रूप में देखते हैं। इसलिए कहा कि किसी झुग्गी को देखने का नजरिया अपने आप में राजनीतिक नजरिया हो सकता है। 2014 में बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 400 इमारतों का सर्वे किया गया। इसी सर्वे का ये हिस्सा है। फिर सिर्फ 3 इमारत ने नियमों का पालन किया। ये आपके नगर के प्रशासन की हालत है। इसलिए गरीब और कमजोर लोगों की तुलना में साधन संपन्न लोग जो खुद को टैक्स देने वाला कहते हैं वो नियमों को ज्यादा तोड़ते हैं, वो ज्यादा अतिक्रमण करते हैं। उनकी कॉलोनी की सड़क सरकार के पैसे से बनती है, मगर गेट लगाकर वो आम लोगों के लिए बंद कर देते हैं। ये तब है जब 1% लोग भी इस देश में टैक्स नहीं देते। हम बात करेंगे कि क्या जिन लोगों ने लीगल तरीके से मकान बनाए हैं क्या वे सभी हाउस टैक्स देते हैं? खुद से पूछिए। सर्वे कुछ सवाल उठाता है जिन पर बहस होनी चाहिए। जैसे हमें देखना होगा कि हम निगमों और नगर पालिकाओं में कितना निवेश कर रहे हैं।
शहरों की योजनाओं के ज्यादातर कानून पिछली सदी के बने हुए हैं। भारत में 4 लाख की आबादी पर एक प्लानर है, नियोजक है। अमेरिका में 4 लाख पर 48 और ब्रिटेन में 148 प्लानर हैं। प्लानर की क्या भूमिका है, क्या हम एक नागरिक के तौर पे ठीक से जानते हैं? कम से कम पत्रकार के तौर पे मैं कम जानता हूं। ऐसा नहीं है कि शहरों को लेकर कुछ नहीं हो रहा है, मगर कुछ काम यहां अच्छा हो रहा है, कुछ वहां हो रहा है। सिस्टम के स्तर पर व्यापक रूप से बदलाव की शुरुआत नहीं हुई है। यह बात कोई आज नहीं उठ रही, नहीं जनाग्रह ने पहली बार उठाने की कोशिश की है, बल्कि आप मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता जैसे बड़े शहरों के अखबार उठाकर देखें तो उनमें निगमों की समस्याओं को लेकर खूब चर्चा होती है। आप ही ध्यान नहीं देते, जबकि घंटों जाम में रहते हैं। राजस्थान और उड़ीसा का उदाहरण सर्वे की रिपोर्ट में है, हम उस पर बात करेंगे। उड़ीसा भारत का पहला राज्य है जहां निगमों और नगरपालिकाओं के अधिकारियों के लिए अलग से म्युनिसिपल कार्डर बना है। ये क्या है, इस पे भी जान लेंगे। इस रिपोर्ट को आप वेबसाइट पर जाकर जरूर पढ़िएगा। जनाग्रह की वेबसाइट पर काफी कुछ और देखने को मिलेगा, जैसे 1 लाख की आबादी पर स्टाफ की बड़े से लेकर जो छोटे शहर है भयंकर कमी है। दिल्ली में 1 लाख की आबादी पर 1260 कर्मचारी हैं, तो आपके रांची में सिर्फ 87। पानी कितना लीक हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ, इस पे नजर रखने के लिए कोई मकबूल सिस्टम नहीं है। कायदे से सभी को पानी की सप्लाई मिलनी चाहिए, मगर 71% आबादी को ही पानी की आपूर्ति मिलती है, बाकी लोगों तक पानी पहुंचता नहीं है। पानी की आपूर्ति पर जो लागत आती है उसका 39% ही निगम वसूल पाते हैं, यानी घाटा होता है। जाहिर है शहरों में पानी की आपूर्ति की हालत खराब है। हम आपूर्ति की बात करते हैं, मगर पानी बचाने का कहीं कोई प्रयास नहीं है। इसी तरह से किसी भी शहर में कचरा प्रबंधन के बेहतर इंतजाम नहीं है। आधे अधूरे तरीके से कचरा उठाया जाता है। खूब भ्रष्टाचार है। पार्षद कचरा उठाने वाली एजेंसियों में हिस्सेदार होते हैं, जो नहीं होने चाहिए। लेकिन किसी भी शहर में पार्षदों को और पर्याप्त और स्पष्ट अधिकार नहीं दिए गए हैं। इस पैमाने पर भारत के हर शहर को 10 में से 3 अंक ही मिले। लेकिन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ऐसा क्या खास है जिसे 2 बार पहला स्थान मिल रहा है? इस पहले स्थान में भी एक झोल है। तिरुवनंतपुरम को 10 में से 4.4 अंक मिले, यानी बिना फर्स्ट डिवीजन लाए कोई शहर पहले नंबर पर आ गया, ये इंडिया में ही हो सकता है। मतदान के मामले में तिरुवनंतपुरम पहले नंबर पर है। यहाँ नगरपालिका के चुनाव में 72% लोग मतदान करते हैं। दूसरे नंबर पर कोलकाता है 69% और तीसरे नंबर पर पंजाब का अपना लुधियाना 63%। पटना में बहुत रिकॉर्ड खराब है, 47% ही मतदान होता है। सर्वे रिपोर्ट में पेज नंबर 25 पर दिलचस्प जानकारी है कि शहर दावा क्या करता है और उनकी असलियत क्या है। कैग की रिपोर्ट के आधार पर यह सूची बनाई गई है। इसके अनुसार तिरुवनंतपुरम अर्बन प्लानिंग के जो मामले में जो दावा करता है वो असलियत में नहीं है। बिल्डिंग बनाने के मामले में भी इसका दावा असलियत से दूर है। घरेलू और औद्योगिक मामले में पानी की सप्लाई को लेकर जो दावा किया गया है वो हकीकत में नहीं है। पब्लिक हेल्थ, सफाई, कचरा प्रबंधन के मामले में भी शहर जो दावा करता है हकीकत में नहीं है। फायर सेफ्टी के मामले में भी स्थिति खराब है। गरीबी कम करने के मामले में और झुग्गियों को बेहतर बनाने के मामले में तिरुवनंतपुरम ने जो दावा किया है कैग की रिपोर्ट में वो हकीकत के करीब है। सड़क और पुल के मामले में भी इसका प्रदर्शन अच्छा है। इस तरह से ये पोल खुलती है, मगर आप रेटिंग पर मत जाइए। इस रिपोर्ट के जरिए जो मूल सवाल है वो यह है कि क्या हमारी नगरपालिकाएं बेहतर तरीके से काम कर पा रही हैं? क्यों हमारे शहरों की स्थिति नारकीय बनी हुई है? हेल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। मेयर के अधिकार क्यों नहीं स्पष्ट हैं? हो जाए तो वो क्या करके दिखा देने वाले हैं? क्यों राजस्व वसूली कम है? क्यों अतिक्रमण के मामले में भारत के तमाम शहरों का प्रदर्शन अखिल भारतीय यानी एक सा है? मुझे पता है आपको आपका शहर बहुत सताता है। हर दिन ट्रैफिक जाम में आपको घंटे खड़े रखता है, घंटों समय पर पानी नहीं आता, पड़ोस का स्कूल खराब है। इन सब का समाधान क्या है? आज हम बात करेंगे जन आग्रह संस्था के सदस्य से। और प्रेमनाथ साहब आर्किटेक्ट हैं, अर्बन प्लानर है मुंबई के, वो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। और अनिल नायर हैं, आप जनाग्रह के डिप्टी हेड हैं। अनिल जी, जनता तो बहुत दूसरे राष्ट्रवादी मसलों में फंसी हुई है, तो हम निगम की बुनियादी समस्याओं पर आ गए। तो जवाब देने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ऐसे ऐसे किस्से बताइए जैसे लोगों को जानकारी पहली बार में मिले। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको अपने अध्ययन के दौरान ये लगा कि हम कई बार स्थानीय निकाय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कहीं परिषद है, कहीं पालिका है, कहीं निगम है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से शहरीकरण का विस्तार हो रहा है, अब इन संस्थाओं को भी एक स्ट्रक्चर देना चाहिए? बिल्कुल। तो एक आपने जो रिपोर्ट की जिक्र किया आपने, हमने एक स्टडी किया कि अलग अलग राज्य में इंडिया में किस तरह से अर्बन का डेफिनेशन किस तरह से अलग अलग है। तो आप देखेंगे कि यूपी जैसे स्टेट में
एक डेफिनेशन के हिसाब से वो अर्बन वो जो पॉपुलेशन है उनका कहते हैं कि क्या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज अंडर अर्बन, वैराज केरला आप देखेंगे लगभग 7 क्राइटेरिया होगा उनके पास जो अर्बन डेफिनेशन के लिए। तो इससे क्या होता है, जो पॉलिसी या नीतियां बनाई जाती है इट इज नॉट यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल नहीं होता हर स्टेट में। अच्छा। तो हमें आज की तारीख में क्लियर आइडिया है नहीं कि क्या अर्बनाइजेशन रेट है इंडिया में। हालांकि स्टैट्यूटरी डेफिनेशन के हिसाब से 26% है अर्बन, सेंसस के हिसाब से 31% वो है। सब छोड़ दीजिए, उसको वैसे ही डेटा है सब। वो सारा डेटा देने के बाद कहते हैं कि इंडिया में डेटा कलेक्शन ठीक बिल्कुल आज के डेट में डेटा हटाइए, फर्जी मामला है उसका। तो जैसे आप कह रहे थे आज के डेट में एक क्लियर डेफिनेशन ही नहीं हमारे पास जो अर्बन जो एप्लीकेबल हो सारे राज्य में। तो अगर एक शहर को परिभाषित करने का हमारे पास कोई एक क्लियर पैमाना डेफिनेशन नहीं है, हर स्टेट अपने अपने हिसाब से और इसके हिसाब से नीतियों में भी इधर उधर गड़बड़ियां हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये हम जानना चाहते थे। अब बताएंगे ये तिरुवनंतपुरम में ऐसा क्या खास दिखा? मैं तो उस शहर में नहीं गया हूँ कि जो पहले नंबर पर आ गया दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों को। बिल्कुल। और खासकर बीएमसी जिसका 30,000 करोड़ बजट है, 40,000 करोड़ बजट। तो मैं एक चीज आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि शहर में रास्ता ठीक है कि नहीं, बिजली ठीक है कि नहीं। हम ये देख रहे हैं कि जो नीति और कानून है जिसके स्तर पर ये शहर चल रहा है, जो जिसकी गवर्नेंस हो रही है, उसका क्या रेटिंग है। अच्छा। तो इसमें आप त्रिवेंद्रम में आप अगर ध्यान देंगे जो सेक्शन वाइज स्कोर है हमारा, जो स्टडी में 4 स्पेसिफिक कंपोनेंट्स है। एक प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन, जो प्लानिंग की बहुत सारे दर्शक अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन नहीं समझेंगे, मैं भी नहीं समझ रहा हूँ, तो फिर आप बताइए कि क्या है उसका। हाँ। मान लीजिए शहर के बनाने में एक प्लानिंग एक्ट बनता है, तो वो प्लान किस तरह से बनता है, क्या आप वार्ड लेवल प्लान्स बना चुके हैं, रीजनल प्लान्स है, सिटी प्लान्स है, किस तरह से प्लान बना है, क्या आपकी शहर में क्षमता है कि वो प्लान, एक तो प्लान बनाए, वो इम्प्लीमेंट करे, वो एनफोर्स करे। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे? बिल्कुल नहीं इंडिया में, इट्स वेरी पुअर। आप जैसे कह रहे हैं नंबर ऑफ प्लानर्स, तो जब यही मूल नहीं है तो फिर उसको नंबर देने की ही क्या जरूरत है ना? यस। अब ये गड़बड़ी तिरुवनंतपुरम में भी आपको तिरुवनंतपुरम में भी है, लेकिन खासकर जो हमारे 4 कंपोनेंट्स में 2 कंपोनेंट जो है, एक सियासत रिगार्डिंग डेमोक्रेसी एंड एम्पावर्ड लेजिटिमेट पार्टिसिपेशन, एक वो, और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन। इन 2 कंपोनेंट में त्रिवेंद्रम हैज डन वेरी वेल। एंड स्पेसिफिकली आप एक चीज तो स्पेसिफिकली त्रिवेंद्रम यूनिक है कि स्टेट में त्रिवेंद्रम ही एक शहर ऐसा है जो ओम्बड्समैन एक पोजीशन है, अच्छा, सिमिलर टू लोकपाल, लोकपाल, बट इट इज स्पेसिफिक टू सर्विस डिलीवरी के स्पेसिफिक। अच्छा, बाकी शहरों में स्टेट उदाहरण ऑन सर्विस डिलीवरी, मान लीजिए आप बिजली नहीं आ रहा या रोड ठीक नहीं है, तो एक ओम्बड्समैन उन्होंने बना है एक्ट के तहत, जो सिटीजन जाके कंप्लेन कर सकता है। और यहाँ पे करप्शन है, हमें बिजली नहीं मिल रही है या सड़क, नॉट करप्शन अलोन, इट कुड बी सर्विस डिलीवरी। अच्छा, सर्विस जो 30 दिन के अंदर सर्विस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही, क्योंकि क्या वो ओम्बुड्समैन जो है लोकपाल है वो काम करता है ढंग से? हाँ, त्रिवेंद्रम इज वन ऑफ द फ्यू सिटी, एक्चुअली एक तो है लॉ के हिसाब से ओम्बड्समैन, और एक्चुअली दे स्टाफ भी है, मतलब हमेशा एक ओम्बड्समैन रहता है उनके पास, रहता है। और इसका असर क्या हुआ है जो सेवा देने वाले एजेंसी हैं, जैसे कोई शिकायत लेके गया कि भाई आप बिजली नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, तो ये लोकपाल होने का क्या असर? तो हमारी फ्रॉम सर्वे के हिसाब से हम समझते हैं कि ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है। तो हमने ये क्राइटेरिया में एसेस हमने नहीं किया कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो हमने, जैसे कि मैंने कहा, जिससे नीति और कानून जो है जो बनना चाहिए हमारे शहर अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए, उसकी हम एसेस कर रहे हैं। ठीक है, प्रेमनाथ जी हमारे साथ हैं। आपका तो लंबा पुराना अनुभव रहा होगा, सब तो राजदार होंगे ही आप, जो नगर पालिकाएं कैसे काम करती हैं, कैसे नक्शे पास होते हैं वगैरह वगैरह। क्या आप बता सकते हैं कि अगर म्यूनिसिपैलिटी को और अधिकार मिलते या ज़्यादा अधिकार मिलते तो इस तरह से जो शहरों में इंक्रोचमेंट होता है, बगैर किसी नियम कानून के मकान बन जाते हैं, बिल्डिंग लॉज जो हैं उनका फॉलो नहीं किया जाता है, इन सब में हम कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाते? सर, पहले तो मैं बधाई दूंगा अनिल जी को, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है बहुत अच्छी सोच समझ के बनाई है, काफी अच्छा सर्वे किया है। मैं 50 साल से देख रहा हूँ, बॉम्बे नगरी में रहता हूँ। बॉम्बे नगरी बड़ी सुंदर थी, वहाँ कोई समस्या नहीं थी, और वहाँ पर कभी भी कोई भी परमिशन लेना हो, काम करना हो, सब लोग नागरिक लोग भी अच्छा सफाई करते थे, नगरी साफ सुथरी रहती थी, वहाँ धुलाई होती थी, कभी नाले कभी गंदे नहीं होते थे, सड़कें कभी खराब नहीं होती थी। ये और पॉपुलेशन होती जा रही है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। उसका कोई बंदोबस्त नहीं किया म्यूनिसिपैलिटी ने। म्यूनिसिपैलिटी का मास्टर प्लान भी बहुत अच्छा था,
लेकिन धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ती गई तो उन्होंने उसका एफएसआई बढ़ा दिया, बिल्डअप एरिया बढ़ा दिया, पार्किंग की जगह कम हो गई, कंजेशन हो गई, रोड ठीक नहीं बनते, रोड की रिपेयर नहीं होती है, नाली सफाई नहीं होती है, नदी गंदे नाले होते हैं, लोग भी सफाई नहीं करते हैं बराबर। मतलब क्या है कि ऐसा कुछ हो गया कि लोगों को भी और शासन को भी दोनों को मिलके कोई चिंता नहीं है कि नगर को कैसे सफा रखना चाहिए, कैसे उत्तम रखना चाहिए। अभी आपका ये प्रेमनाथ जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं जनरल बातों के अलावा, आप लोग न्यूयॉर्क, लंदन वगैरह घूमते होंगे, वहां की भी प्लानिंग को देखे होंगे, तो क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि क्या अंतर है? अगर वो प्लानिंग से करते तो कैसे उन्होंने अपनी आबादी को मैनेज किया, हमने प्लानिंग से नहीं किया तो कैसे हमने अपनी आबादी को खराब मैनेज किया किसी शहर में? सब हम ही लोग जो हैं वहां पर काम करते हैं, सुंदर बनाते हैं। हम ही लोग यहाँ पर बैठ के अपने नगर को सुंदर बना सकते हैं। खाली अनुशासन की अवस्था है, खाली जो हमारे शासन लोग जो हैं, जो हमारे कॉर्पोरेटर लोग जो हैं, जो काम करते हैं या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करें, वो ध्यान दें तो हम लोग भी वो सुंदर बना सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ये। हमारे पास बहुत पैसे की भी कमी नहीं है। बॉम्बे नगरी में हम लोग पैसा खर्च करते हैं 25,000 रुपीज, 25,000 रुपये खर्च करते हैं पर कैपिटा अपनी पॉपुलेशन को, नगर को सफाई करने के लिए। लेकिन कहाँ रहता है? क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गई है, करप्शन हो गई है, कोई ध्यान नहीं करता है, लोगों की वैल्यू कम हो गई है, लोगों के पास समय नहीं है, और पॉपुलेशन हो गई है, उसकी वजह से किसी को ध्यान नहीं रहता है। तो ये हमारा शासन थोड़ा कड़क होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हमारे जो नगर पालक हैं उनको ध्यान देना चाहिए। हमारे अर्बन प्लानर से हमने काम कर चुके, हम प्लान कर दिए हमने, लेकिन उसको क्यों छेड़खानी की जाए, उसको क्यों इंटरफियर किया जाए, उसमें क्यों बढ़ाया जाए, रिएक्ट नहीं बढ़ाए। गरीब लोगों के घर क्यों नहीं बनते यहाँ पर, क्यों झोगी झोपड़ी होनी चाहिए? मेन बात तो यह है कि नगर में कोई सुविधा नहीं है। गरीब लोग के लिए जो घर होने चाहिए, जो सरकार को बनाने चाहिए, वो नहीं बनाए तो झोपड़ी बन जाती है, स्लम बन जाते हैं। जब स्लम बन जाते हैं, चोरी चकारी होती है, बिजली चोरी होती है, पानी चोरी होता है, कचरा होता है, फिर वोट के बाद चक्कर के तो सफाई नहीं करती उसकी, आज चलता जाता है। सब लोग अच्छा कोई बात नहीं, चलने दो। अब इनको कोई मुकाबला नहीं है भी हम किसी इंटरनेशनल सिटी के साथ में हमको नगर को सुंदर करना है, तो हम कर सकते हैं, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है ये बहुत आसान काम है।